वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 6 जुलाई। और इन आर्टिकल्स को अगर आप लोग चाहते हैं, ये आर्टिकल्स के लिए आप लोग इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आर्टिकल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम लोगों का आज के आर्टिकल्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है रूल एंड पावर ऑफ गवर्नर, कि भाई हमारे गवर्नर के पास क्या पावर है और उनका क्या रूल होता है। अगला आर्टिकल है हम लोगों का पीएम किसान ऐप के ऊपर। फिर है दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना, उभरती प्रौद्योगिकी और न्यायपालिका। फिर है भारत में सिगरेट लाइटर पर प्रतिबंध लगाना। और लास्ट है पॉस्को का अधिनियम या पॉस्को का एक्ट। अब हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल्स है इनको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट आर्टिकल है कि गवर्नर जो है उनके पास क्या क्या भूमिका होती है और उनको क्या क्या रोल यहाँ पे निभाने होते हैं। तो देखिए भाई, अभी हुआ क्या है कि केरल की जो सरकार है वो पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। उनका ऐसा कहना है कि भाई जो केरल की गवर्नमेंट है, वहां के जो गवर्नर है वो 9 बिल्स के ऊपर अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि एक हाउस से बिल पास होने के बाद, मतलब विधानसभा से बिल पास होने के बाद जो अगला जाएगा वो गवर्नर के पास जाता है। तो जब तक गवर्नर उस पे बिल को साइन नहीं करेंगे वो बिल पास नहीं हो जाता। तो 9 बिल्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो जब तक इस पे यहाँ पर साइन नहीं किए जाएंगे आगे डिसीजन नहीं होगा। तो क्योंकि संविधान में ही हमें सारी जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल को दी गई हैं, और राज्यपाल का सबसे बड़ा कार्य होता है कि मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री के साथ साथ जो भी राज्य की विधानसभा में जिसको भी यहाँ पर मिली हुई है पोस्ट, उनको यहाँ पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना। साथ ही साथ यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, ऐसा लिखा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कब तक पद पे रहेंगे, जब तक प्लेजर ऑफ गवर्नर तक वो पद पे रह सकते हैं। साथ ही साथ राज्यपाल के कार्यों से संबंधित जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री, जो एडवोकेट जनरल होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं, ये सब कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर ही करते हैं। कितने साल के लिए? 5 सालों के लिए। अब इसमें एक खास बात का याद रखने की, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? गवर्नर, लेकिन रिमूवल केवल प्रेसिडेंट करते हैं। ये खास बात है। स्टेट, जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है जो राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं। आर्टिकल नंबर 243 के में इनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये भी गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन इनको रिमूव करने की पावर किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। ये कब आए थे राज्य के निर्वाचन आयोग के? ये जो है लेकर के आया गए थे 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। गवर्नर के कहने मुताबिक ही सारे डिसीजंस को लिया जाता। ठीक है। आर्टिकल 153 यही लिखा कहता है कि राज्यपाल के एक पद का प्रावधान होता है हर राज्य के लिए। एक ही व्यक्ति को या उससे दो से अधिक व्यक्तियों को राज्यपाल बनाया जा सकता है। मतलब दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। जैसे यूपी और एमपी के लिए एक ही राज्यपाल है, और सैलरी एक राज्य की मिलेगी। सैलरी दो राज्यों की नहीं मिलेगी। जिसकी ज्यादा होगी उस राज्य की सैलरी जो है उनको वो दी जाती है। आर्टिकल 155 में ये लिखा है कि गवर्नर कैसे अपॉइंट करेंगे। गवर्नर के लिए कोई इलेक्शंस तो होते नहीं है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। आर्टिकल 156 में भी यही बात बोली गई है कि राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक रहेगा। मतलब कि जो हमारे गवर्नर होंगे वो प्रेसिडेंट की मर्जी तक रह सकते हैं, और गवर्नर की मर्जी तक वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रह सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 163 में ये भी बात कही गई है कि जो मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी सलाह से वो बंधे हुए होते हैं। ही हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है भाई। तो आर्टिकल 157, 158 ये सब कुछ जो है आर्टिकल 153 से पूरा इनके बारे में दिया गया है, गवर्नर के बारे में। और भी गवर्नर के पास पावर्स होती हैं, जैसे कि पार्डनिंग पावर 161, 164 और 200। 161 में पार्डनिंग की पावर है, माफी देने का अधिकार है। जैसे कि प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 में है, इनके पास 161 में है। 164 में ये लिखा है कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल 200 में लिखा है कि वो राज्यपाल, विधानसभा, जो भी यहाँ पर
बिल पास करेंगे उनको वो प्रेसिडेंट के रिजर्व कर रख सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास उसको जमा करके रख सकते हैं। तो यही है राज्यपाल और राज्य के संबंध में आज के समय में जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये है कि जो राज्यपाल होता है ना उसको स्टेट का भी देखना होता है और उसको साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी देखना होता है, केंद्र सरकार के द्वारा ही तो भेजा गया पर्सन है। तो आजकल क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खटास आनी शुरू हो गई है। ये बोल दिया जाता है कि भाई राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का एक कठपुतली की तरह होता है, एजेंट की तरह होता है, और रबर स्टैम्प जैसे नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो गवर्नर की पोजीशन से जुड़े हुए कई बार ऐसी कमीशन और कमिटीज भी बिठाई गई हैं और यही बोला जाता है कि हमें जो है गवर्नर को भी हटाने का एक प्रोसेस होना चाहिए और स्टेट का चीफ मिनिस्टर का भी गवर्नर के अपॉइंटमेंट में रोल होना चाहिए। हालांकि सरकारिया कमीशन ने ये बात बोली थी कि जब भी आप कोई भी स्टेट का राज्यपाल अपॉइंट करोगे, गवर्नर अपॉइंट करते हो, तो मुख्यमंत्री से सलाह लेना यहाँ पर एक होना चाहिए, कंपल्सरी नहीं पर ये होना चाहिए, सरकारी कमीशन ने बोला था। पर हर बार इसको माना जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस राज्य में केंद्र से अलग सरकार होती है वहां पर इस पूरे प्रोविजन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सेम चीज चले हर जगह। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा आर्टिकल एक न्यूज में चल रहा था, इसको आप लोगों को दिमाग में रखना है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि किस तरीके से ये पूरी एक सिचुएशन है। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, इस पूरे को लिख लो सारा कुछ। अगला आता है भाई पीएम किसान ऐप। अभी आप लोग जानते हैं ये बड़ी फेमस ऐप रही है। अभी इसको हाल फिलहाल में इसके अंदर फेस ऑथेंटिकेशन जो है, मतलब आप फेस से भी ओपन अप कर सकते हो, ऐप को शुरू कर दिया गया है। इसमें फार्मर्स अपनी केवाईसी घर बैठे बैठे कर सकते हैं। ठीक है, अपने फेसेस के थ्रू, ऐसा नहीं कि उनको कोई ओटीपी या फिंगरप्रिंट अप करना होगा, सिर्फ फेसेस के थ्रू भी किया जा सकता है। और इस ऐप को डिजाइन किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। ये पूरी एक ऐप डिजाइन हो चुकी है, पीएम किसान ऐप किसानों के लिए है, जिसमें अब बेटर तरीके से केवाईसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने मोबाइल फोन से की जा सकती है। आधार के थ्रू ही उनका पूरा फेशियल रिकॉग्निशन होगा और इसी तरीके से आगे सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो और ज्यादा बुजुर्ग किसान है उनके और सरल प्रक्रिया रखी है। असल में ये जो पीएम किसान है ये एक स्कीम है, इसकी ऐप आई है। तो ये स्कीम जो है वो 1 नवंबर 2018 को आई थी, जिसमें हर किसान को, जो कि पहले तो ये उन किसानों के लिए थी जो कि स्मॉल और मार्जिनल है, मतलब लघु और सीमांत किसानों के लिए थी, अब इसको और बढ़ा दिया गया। 100% पैसा इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, पूरा वित्त पोषक इसमें केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जो कि कृषि एवं किसान जो है कल्याण मंत्रालय, उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। होता क्या है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हजार रुपए जो है करके दिए जाएंगे हर 4 महीने में 3 बार। तो टोटल 6 हजार रुपए एक साल में एक किसान के बैंक अकाउंट में जमा करवाए जाएंगे। इसे कहते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये इसके अंदर एक प्रोविजन है पीएम किसान को। तो पीएम किसान आपको समझ में आ गया, ताकि हम किसानों की एक मदद कर सकें। तो ये एक ऐप है। अब इसमें ही एक ऐप के थ्रू आपका सारा आप चेक कर सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो। इस वजह से इसको लागू किया गया है, ताकि लघु और सीमांत किसान जो है उनकी वित्तीय जरूरतों को हम आसानी से पूरा कर सके। और वो साहूकारों के जो चंगुल होते हैं कि वहां पर उनको पैसा रखवाना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा, ऐसे चंगुलों से उनको जो है सावधान किया जा सके, उनको बचाया जा सके। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से ये पूरी स्कीम न्यूज में थी और अभी इसको लॉन्च भी कर दिया गया। इसमें फेस ऑथेंटिकेशन आया था, इसलिए इस वाली जो है न्यूज में था, तो आपको मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला है। अभी एक जो है डिबेट न्यूज में चल रही है कि कोई भी एक व्यक्ति जो है वो 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है या नहीं, ये उचित है या अनुचित है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं या आम चुनाव होते हैं लोकसभा के, अगर आप कोई व्यक्ति, कोई एक उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की मांग करता है तो यह भी मांग को खारिज करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई अगर ऐसे कभी भी होता है कि एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ता है तो ये संसदीय संप्रभुता और राजनीतिक लोकतंत्र का मामला है। ठीक है भाई, तो ये गलत तरीके से आता है और ये लेजिस्लेचर यहाँ पे पूरा देखेगी, ये जो समाधान विधानमंडल ही इसको देखेगी। ठीक है भाई, असल में जो हमारा आरपीए एक्ट है 1952 वाला,
उस एक्ट में ये बोला गया है कि एक उम्मीदवार जो है वो दो कॉन्स्टिट्युएंसी से, मतलब जैसे मान लो वो एक यूपी से लड़ रहा है, एक एमपी से, तो दो जगह से एक व्यक्ति, एक उम्मीदवार दो जगह से अलग अलग किसी भी जगह से इलेक्शंस को लड़ सकता है। ठीक है। और मान लो वो इलेक्शन लड़ने के बाद जीत जाता है एक सीट से, सीट एक ही रहेगी उसकी, जीतने के ऊपर सीट एक ही रहेगी, उसको एक ही टाइम पीरियड में एक सीट में उसको रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सीटें वो बहुत सारी रख सकता है, सीट तो उसकी एक ही रहेगी। तो इस प्रकार से ये एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूज में था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे को यहाँ पर खारिज कर दिया है। तो इस प्रकार से आपको एक ये वाला याद रखना है। अब देखो भाई, इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला था कि हमें इस आरपीए एक्ट में थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है, इसमें हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने ये बोला कि भाई दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने और जीतने पर एक विदेशी विजेता प्रत्याशी जो होगा उसे एक सीट खाली करने के मुद्दे पर प्रकाश उन्होंने डालते हुए बोला था कि ऐसे में उपचुनाव की आवश्यकता होती है और फालतू का खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है। तो क्या है कि उसको दो, अगर दोनों सीट से जीत गया तो उसको एक सीटें रखनी पड़ेगी ना, एमपी या एमएलए तो वो एक ही सीट का रहेगा, दो जगह से थोड़ी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि अब दूसरी सीट खाली हो गई, वहां पे अब इलेक्शन दोबारा करवाने पड़ेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी सुझाव दिया था कि दो निर्वाचन क्षेत्रों में अगर कोई भी चुनाव लड़ता है तो उस मामले में पहले उसको 5 लाख रुपए, और अगर वो लोकसभा के चुनाव लड़ रहा है तो उसको 10 लाख रुपए यहाँ पर पहले जमा करवानी होगी राशि, ताकि उपचुनाव में कुछ भी खर्चा होता है उसमें कुछ तो मदद मिले इलेक्शन कमीशन को खर्चा करने में। तो ये उन्होंने बात बोली थी कि भाई ऐसे ऐसे चेंजेस आप करो। ठीक है। तो ये इनके सुझाव थे। अब इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। अब जब एक जगह पर कोई प्रत्याशी जो है एक सीट का त्याग करता है, दूसरी जगह जीतता है, एक सीट का त्याग कर देता है, तो वहां पर क्या हो जाती है, अनावश्यक संसाधन व्यय जो है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो दोनों जगह पे ध्यान देने के चक्कर में ऐसा होता है कि दोनों जगह में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मान लो एक वो इलेक्शन लड़ रहा है नॉर्थ से, एक जगह लड़ रहा है वो साउथ से, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में वो व्यक्ति फंस जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो ये पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग भी कि ये पर्सन असल में लड़ कहाँ से रहा है। तो ये एक अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन, अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति जो है वो एक उत्पन्न कर देता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है संदेह उत्पन्न होता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की एक आम धारणा लोगों के बन जाती है। तो ये है, मतलब अगर आप इन शॉर्ट पूछे पूरे इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, तो संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कि जो भी ये जो चुनाव लड़े जाते हैं, इसमें निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से संसाधन की बहुत बर्बादी होती है, दोनों आपस में हित में टकराव आते हैं, मतदाताओं के बीच में बेवजह का भ्रम पैदा होता है, भ्रष्टाचार की धारणा बढ़ती है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है, और इस प्रकार से ये एक जो पूरा सिस्टम है गलत है। एक व्यक्ति को एक ही जगह से चुनाव लड़ने की परमिशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दो जगह से चुनाव लड़ रहा है। परमिशन एक ही जगह से मिले वो ज्यादा एक बेहतर रूप है, और वो सही तरीका भी है। ठीक है। तो ये जो एक तरीका है ना वो ज्यादा सही है। अगर ऐसा हो तो ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज करके बोला कि ये सब जो काम है ये संसद और विधानसभाएं जो है वो अपने आप देखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं भाई इसको आगे क्या, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट और बाकी सब क्या कहते हैं, वो आगे की बात है, क्या कहा जाएगा इसके ऊपर। जो भी होगा उसके लिए वो मैं आपको जरूर इसमें वीडियो में कवर करके बताऊंगी कि इसमें क्या आगे बताया गया है। पर अभी फिलहाल के लिए ये न्यूज है, ये स्टोरी चल रही है, वो आपको मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी कि अभी फिलहाल के लिए ऐसा सिस्टम न्यूज में है। और आप लोग भी बताइए जरा मैसेज में या कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति को एक ही जगह से चुनाव लड़ने की परमिशन होनी चाहिए या दो जगह से चुनाव लड़ने की। ठीक है भाई, अगला आर्टिकल देख लेते हैं अब हम लोग। अगला आर्टिकल कहता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और जुडिशरी। अभी वेकेशन के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट दोबारा 3 जुलाई को ओपन हुआ है, समर वेकेशन के बाद, जिसमें ये बोला गया है कि अब सब जो है सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय वहां पे निशुल्क वाईफाई से सुसज्जित होगा, कागज रहित पूरा टेक्नोलॉजी के रूप में काम करेगा, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार के कागजों को नहीं रखा जाएगा, और जो पुरानी यहाँ पर बुक्स हैं, फाइलें हैं, सब कुछ है, उनको यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं, उनके लिए अलग से एक रूम बनाया गया ताकि एक बढ़िया डेकोर यहाँ पे बनाया जा सके। तो नया
टेक्नोलॉजिकल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में लाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, तो उसमें तो हम नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई चीजों को शामिल भी कर सकते हैं आराम से। तो उसी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा एक सिस्टम तैयार करें टेक्नोलॉजी का। तो इसके फायदे क्या होंगे अगर हम टेक्नोलॉजी से कर भी देते हैं? देखो यार, पेपर वर्क जितना कम होगा उतना ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ती है। टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को अगर हम बढ़ाते हैं तो टेक्नोलॉजी में डिजिटलाइजेशन होगा, कोर्ट के वर्क में जो जितने भी केसेस पेंडिंग पड़े थोड़ा इजी हो जाता है। एक साथ सारे टूल्स आपको पता है टेक्नोलॉजी में मिल जाते हैं, जस्टिस देना आसान हो जाता है। और अभी हाल फिलहाल में दो रूल्स को लागू कर भी दिया गया है, जैसे कि एक हो गया सुबास और एक सुपेस। सुबास जो है ये एआई एनेबल्ड है, जो कि आप जो भी यहाँ पे जजमेंट दी जाती है, जैसे मोस्टली जजमेंट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, मोस्टली क्या, इंग्लिश में ही होती है। तो अगर इंग्लिश में कोई जजमेंट है तो इंग्लिश की जजमेंट को वहां पर उसको आप कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो होती है, मतलब जो भी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें इजिली वो ट्रांसफर कर देगा सुबास सिस्टम। तो सुबास सिस्टम ये बेटर है, जो कि लैंग्वेजेस को चेंज करने में कैपेबल है, जजमेंट को अपने आप ही चेंज कर देता है। वही सुपेस जो है वो भी यहाँ पर जजमेंट्स में हेल्प करने के लिए बनाया गया है। तो ये भी एक एआई रिसर्च असिस्टेंट टूल के रूप में काम करता है। ठीक है भाई। और केसेस को भी अगर ई फाइलिंग करेंगे, सारा कुछ जो है फाइल ई फाइलिंग के माध्यम से रहेगा तो बहुत ही इजी रहता है, और उसमें पैसा भी कम खर्च होता है और इजी तरीके से काम चल जाता है। समझे बात को? तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाता है तो सबका यहाँ पर आना जाना भी थोड़ा कम हो जाएगा, सेफ्टी भी सही रहती है, जो भी विटनेस होते हैं और लोग होते हैं उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन भाई है कि डेटा सिक्योरिटी बनाना मुश्किल है, कोई पर्सन रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी प्रिवेसी है वो सब खराब हो जाती है। एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन करने होंगे कि किसी की प्रिवेसी के ऊपर हार्म नहीं होना चाहिए, किसी का भी कोई भी प्रिवेसी का नुकसान कतई नहीं होना चाहिए। प्रिवेसी राइट्स कॉम्प्रोमाइज, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन या इस तरीके के जितने होते हैं, किसी का ये राइट जो है वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसमें सबको सीखनी भी पड़ेगी, हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी में प्रॉपरली बहुत अच्छे से उसको आती हो ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। तो हर व्यक्ति को टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोफिशिएंट होना बहुत जरूरी बन जाएगा, मतलब बढ़िया तरीके से पूरा आना चाहिए उसको। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बट कुछ कुछ इसमें चेंजेस करके इसको और बेटर किया जा सकता है। इसकी तो गारंटी है कि इसको सही बनाया जा सकता है आगे चल के। समझे भाई? तो ये पूरा एक आर्टिकल है, इसको आप लोग जरा पूरा याद रखेंगे। और जो ये सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगी, इसको आप लोग कवर अप करिएगा। एग्जाम में इसके सवाल बन सकते हैं, तो ये आप देख लो, इसको रीड कर लो। नटशेल भी मैंने लिख दिया है कि पूरा भाई संक्षेप में होना क्या चाहिए। तो संक्षेप में ये पूरी चीज है कि जितना भी हमारा नैतिकता है और जो डेटा प्रिवेसी है, सबको ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजीज आगे आ रही है उनको और ज्यादा यूटिलाइज करने की जरूरत है। ठीक है, ये तो हम हमेशा ही कहते हैं। अगला आर्टिकल आता है हमारा। सरकार ने जो है अभी हाल फिलहाल में बस 20 रुपए से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। 29 जून से शुरू हो गया भाई, 20 रुपए से कम जो भी सिगरेट का लाइटर होगा उसके ऊपर अब जो है आयात उसका कम कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आजकल मतलब सबसे ज्यादा किया जाता था ये आयात, ये स्पेन, टर्की और यूएई से किया जाता था। ठीक है, क्योंकि इन सब के से जो है ये गैस ईंधन पर आधारित पॉकेट लाइटर, ठीक है, उनके ऊपर ज्यादातर ये जो है एक लगाया गया है इस तरीके से। ठीक है भाई, सिगरेट बैट जो है लाइटर्स पे बैन क्यों लगाया गया? क्यों? क्योंकि जो सस्ते ये सिगरेट प्लास्टिक लाइटर होते हैं, जैसे चीन जैसे देशों से आयात किए जाते हैं और इसके बाद इनको 10 रुपए में बेचा जाता है। ऐसे में 20 माचिस के डब्बियों का एक किफायती विकल्प में मिल ही जाता है। और साथ ही साथ ये जो पूरे लाइटर्स होते हैं नॉन रिफिलेबल होते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक वेस्ट बहुत बढ़ता जाता है, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म होता है। और ये जो पूरा माचिस उद्योग निर्माण है, मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, ये तमिलनाडु में बहुत बड़ा स्रोत भी है, तो ये भी छिन जाता है लोगों से। ठीक है, और सिगरेट के लाइटर्स में सबसे ज्यादा जो है ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैस होती है। और साथ ही साथ ब्यूटेन का उपयोग जो है वो इसके ईंधन और रेफ्रिजरेंट के रूप में भी किया जाता है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, बस एक आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉन रिफिलेबल होता है और तमिलनाडु में इसके एम्प्लॉयमेंट की एक इंडस्ट्री। बस इसमें इतना ही पता होगा तो इनफ है।
बाकी इसमें और इसमें डिटेल में जानने की नहीं है जरूरत, क्योंकि इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इसी पे बन सकता था जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो उतना भी आप अच्छे से याद रखिए। लास्ट एक्ट है हमारा पॉस्को एक्ट। सरकार ने यहाँ पर स्कीम की है, लगाई है, लेके आए हैं, जो कि नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए एक सहायता की घोषणा है। क्योंकि देखो यार, नाबालिग जो बलात्कार पीड़ित होते हैं उनके ऊपर जो है इस तरीके से जो भी रेप विक्टिम्स होते हैं, उनके लिए सरकार ने चिकित्सा, वित्तीय और अवसंरचनात्मक सारी सहायता रूप जो है प्रदान करने के लिए किया है, जहां यौन उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप जो है प्रेगनेंसी होती है। तो ये एक अलग से स्कीम लॉन्च की गई है, निर्भया फंड जो है उसमें से पैसा दिया जाएगा 74.1 करोड़। मिशन वात्सल्य बनाया जाएगा जिसमें माइनर विक्टिम्स के लिए सपोर्ट दिया जाएगा। तो ठीक है भाई, ऐसे ही ये याद रखिएगा, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए पॉस्को एक्ट बना ही हुआ है ताकि बच्चों को यौन शोषण से, सेक्सुअल हरासमेंट, एब्यूज से बचाया जा सके। 2012 में आया था। अंडर 18 जितने भी बच्चे हैं उनको यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य का शिकार, पोर्नोग्राफी, इनसे बचाने के लिए ये एक्ट एक लेके आया। इसके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट्स की भी स्थापना ऑलरेडी की जा चुकी है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी ये है कि ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और कोई टाइम लिमिट नहीं है। लोगों को इसके बारे में जो है अपराध के प्रति जागरूक लोगों के लिए यौन शोषण की रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं करेंगे तो दंड भी। तो इसमें जो है ये एक्ट है पॉस्को, आप लोगों ने, आई होप सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा ही होगा इसके बारे में। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, इससे पूछा जा सकता है आपसे सवाल। उसी से जुड़ा हुआ है ये पूरा जो आपने अभी पढ़ा है स्कीम के बारे में। तो छोटा सा ही आर्टिकल था, इसको भी एक आप याद रखेंगे। मिशन मत्स्यालय। मिशन मत्स्यालय भी चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स के लिए ही पूरा चल रहा है, जिसमें चाइल्ड की प्रोटेक्शन करके ही पूरा एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम बनाई जाएगी। पहले इसका नाम चाइल्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ही था, बाद में नाम इसका क्या कर दिया गया, मिशन मत्स्यालय। ठीक है, वत्सालय, जिसके अंदर बच्चों के लिए एक प्रॉपरली एनवायरनमेंट को तैयार किया जाएगा। बच्चों को हर तरीके से एक पोटेंशियल और फ्लरिश होना चाहिए, इकोसिस्टम मिलना चाहिए हर जगह पे, इसको बढ़ावा देने के लिए एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य जो है उनको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप रीड कर लो बस, इसमें और कुछ नहीं है, रीडिंग रीडिंग कर लो। तो लास्ट में मैंने लिख ही दिया है इसके बारे में कि इससे जो है प्रॉपर तरीके से एक बच्चों को सुविधा मिल सकती है। आज के हमारे क्वेश्चन है पीएम कुसुम स्कीम। पहले तो कुसुम की फुल फॉर्म देख लेंगे, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो है आप उसमें याद रखना है, किसान के लिए जो ये स्कीम है कुसुम स्कीम, ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का जो मंत्रालय है उनके द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें सोलर पावर के ग्रिड जो है, रिन्यूएबल पावर प्लांट्स को यहाँ पर लगाया जाएगा, सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी को बना करके। ठीक है, तो ये जो पूरी स्कीम है ये एग्रीकल्चर मंत्रालय नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसमें सोलर पावर्स के जो पैनल्स होंगे उनको लगाया जाएगा। यहाँ पे सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। लास्ट आज का है हमारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शन लिया है, पर्यावरण के अनुकूल कार्य किया है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री है, उद्योग है, एफपीओ है, कोई अर्बन लोकल बॉडी है, यूएलबी है, ग्राम पंचायत है, प्राइवेट सेक्टर है, उनको एक ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। और इस अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लाइफ का प्रिंसिपल, मतलब कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हुए देखा जाएगा, तो उनको यहाँ पर अलग से जो है वो क्रेडिट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर है सी, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पढ़ सकते हैं आप पूरा। ये ग्रीन क्रेडिट जो है ये एक घरेलू बाजार मंच पर ग्रीन क्रेडिट का व्यापार जो है वो किया जाएगा, जिसमें व्यक्ति, उद्योग, एफपीओ, यूएलबी, ग्राम पंचायत, निजी क्षेत्र, सभी के लिए पर्यावरण अनुकूल कार्य करने के लिए हरित ऋण जो है वो यहाँ पर देने के लिए सक्षम बनाया जाए। तो इस प्रकार से ये पूरी एक स्कीम है, इसको भी आप लोग जरा याद रखेंगे। ठीक है भाई, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने कवर किए हैं। मेन जो है वो प्रीलिम्स के लिए ही सारे इंपॉर्टेंट थे, इनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।